जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। जैसा कि हमने बताया था, यह जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 को देखते हुए तैयार किया गया है। ठीक है, आते हैं सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है योजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ये वाला जो योजक चिन्ह दिया गया है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसको साथियों हम सामासिक चिन्ह के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सामासिक चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वाक्यांश एक शब्द का कौन सा जोड़ा सही है, अरे सही नहीं है। ठीक है, वाक्यांश, ठीक है, नीचे वाक्यांश दिया गया है, इसमें कह रहा है कौन सा एक जोड़ा ऐसा है जो सही नहीं है, मतलब 3 सही है 1 गलत है, उस गलत को बताना है। ठीक है, देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त, ये तो सही है। वेतन के बिना कार्य करने वाला अवैतनिक, ये भी सही है। उपकार को मानने वाला, ठीक है, उपकार को मानने वाला क्या कह रहा है यहाँ पे, कृतघ्न, यही हमारा गलत है। ठीक है, तो उपकार को मानने वाला क्या होता है, कृतज्ञ होता है। ठीक है, उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होता है। ठीक है, तो उल्टा दे दिया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कृतज्ञ। ठीक है, तो उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है और उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होता है। ठीक है, और बहुत बोलने वाला वाचाल, ये भी सही है। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका जवाब था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाड़ी नखन सव, ठीक है, फाड़ी नखन सव आंतडिन रुधिर मवाद निकारी लेपति अपने मुख पर हर्षी प्रेत गण नारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है। अच्छा, कौन सा स्थायी भाव इसमें साथियों हमारा जुगुप्सा है। कौन सा? जुगुप्सा, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा, जुगुप्सा जो है पूछे किस रस का स्थायी भाव होता है, तो विभत्स रस का होता है। किसका? विभत्स रस का होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वधु का बहुवचन रूप होगा। बताइए, वधु, जो वधु है ये तो एक वचन में है, इसका बहुवचन क्या होगा। तो वधु का तो हम जानते हैं कि वधु का वधुएं होता है। ठीक है, क्या होता है, वधुएं होता है। ठीक है, अब साथियों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि वधुएं। ठीक है, तो धपर बढ़ाओ की मात्रा तो नहीं होती है। यहाँ पे देखिए वधुएं, ठीक है, बी में क्या दिया है, वधुएं, ये वाला सही है। ठीक है, बाकी ये गलत है हमारा, ये भी गलत है। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नहीं, वधुएं जो है ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये चंद्रबिंदी होती है ए पे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जूठा झूठा, ठीक है, जूठा झूठा शब्द युग के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। मतलब बताना है इसका सही अर्थ क्या है। इसका होगा साथियों, देखिए, एक जूठा का मतलब क्या होता है, उच्चिष्ट भोजन होता है। ठीक है, जो उच्चिष्ट भोजन होता है वो जूठा होता है, और झूठा मतलब असत्यवादी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रमाणिक, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय सही अलगाव हैं। प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव, मतलब प्रमाणिक में आपको बताना है कि मूल शब्द कौन सा है, ठीक, और उसमें प्रत्यय क्या होता है। देखिए, जब हमने आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाया था, तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि उपसर्ग और प्रत्यय जो होता है ना, एक शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। अब शब्दांश मतलब इस शब्द का अंश अर्थात हिस्सा होते हैं। ठीक है, और उपसर्ग जो होता है साथ ही वो मूल शब्द के आगे जुड़ता है, और जो प्रत्यय होता है वो मूल शब्द के पीछे जुड़ता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पूछा है प्रत्यय और मूल शब्द। ठीक है, यानी मूल शब्द के प्रत्यय पीछे ही जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रमाणिक में पूछा है आपसे, तो प्रमाणिक में मूल शब्द क्या हो जाएगा। प्रमाणिक में मूल शब्द साथियों हमारा होता है प्रमाण। क्या होता है? प्रमाण। ठीक है, प्रमाण हमारा मूल शब्द हो जाता है, प्लस इसमें आपका जो है इक प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, इक प्रत्यय, तो प्रमाण हमारा मूल शब्द हो गया और इक हमारा प्रत्यय हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी में देखिए वही दिया ना, प्रमाण प्लस इक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्षुधा शब्द का विलोम बता दीजिए। क्षुधा का विलोम क्या होता है? तृप्त होता है ना, तृप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम बात करें क्षुधा, तो देखिए क्षुधा मतलब होता क्या है, तो भूखा या अतृप्त होता है। ठीक है, जो भूखा होता है या फिर अतृप्त होता है ना, उसको क्षुधा कहते हैं। और तृप्त का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, संतुष्ट होता है। ठीक है, तृप्त मतलब संतुष्ट होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है, कौन है? तो बंग महिला है। ठीक है, कौन? बंग महिला, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगर हम बात करें हम बंग महिला की, तो बंग महिला का जो वास्तविक नाम है ये राजेंद्र बाला घोष। कौन? राजेंद्र बाला घोष है। ठीक, कुसुम संग्रह इनका प्रमुख कहानी संग्रह है। फिर अगर हम बात करें दुलाई वाली, ठीक है, इनकी क्या है, प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, जो दुलाई वाली है ना, इनकी प्रसिद्ध कहानी है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है।
ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं इनका सही क्रम बताना है कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले आएगा विशाखा। तो विशाखा कहाँ दिया आपको, देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही बस दिया है। ठीक है, तो विशाखा के बाद आएगा अजातशत्रु, ठीक, फिर कामना और स्कंदगुप्त ना। तो विशाखा, अजातशत्रु, कामना और स्कंदगुप्त, ये क्या है, सही क्रम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति में मुस्लिम संस्कृति के दर्शन होते हैं। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति में मुस्लिम संस्कृति के दर्शन होते हैं। तो साथियों किसमें होते हैं, अर्जन और विसर्जन में। ठीक है, अर्जन और विसर्जन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ प्रमुख रचनाएं की, देखिए बहुत ही फेमस रचनाएं इनका है जयद्रथ वध और साकेत, यशोधरा, नहुष, द्वापर। ठीक है, ये सब इनके मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, जो कि देखिए इसमें जयद्रथ वध जो है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में। ठीक है, अलंकार बताइए, मतलब ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, इसमें बताना आपको कि अलंकार कौन सा है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष अलंकार है। इसमें साथियों कौन सा हमारा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब तो सबसे बड़ी चीज़ ये यहाँ पे उठती है कि उत्प्रेक्षा अलंकार होते क्या हैं, तो समझिए इस चीज़ को। देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है, जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना या उसकी कल्पना की जाती है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उपमा, ठीक है, उपमा, उपमान, ये सब हमने आपको बताया था जब उपमा अलंकार पढ़ा था। ठीक है, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको कि जहाँ उपमेय में उपमान, ठीक है, कि होने की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अच्छा, इसका पहचान देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इसकी पहचान, इसका रूट वर्ड ये है कि इसमें क्या होता है ना कि मानो, ठीक है, मानो, ऐसे आएगा मानो, फिर आएगा मनो, फिर ऐसे ही आगे आएगा कि जैसे मनहु, जनहु, मनु, ज्यों, यू आदि वाचक शब्द क्या होते हैं, बीच में आते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया था, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों। देखिए ज्यों है ना, इस रूट वर्ड से पकड़ लीजिए आप। तो ये हमारा कौन सा यहाँ पे है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। बताइए सौर सैनी से कौन कौन सी भाषाएं निकली हैं। तो देखिए पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है और गुजराती। कौन सी है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कह रहा है यदि अ या आ के बाद, मतलब ये कहना चाहता है अ या आ के बाद, ठीक है, छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। ठीक है, यह स्वर संधि का कौन सा भेद है। ठीक है, बताइए कौन सा भेद है, तो ये गुण स्वर संधि का भेद होता है। ठीक है, कौन सा है, गुण स्वर संधि, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं, ये पुर्तगाली शब्द है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। ठीक है, किसके गलत हैं, अगर हम बात करें कि देखिए कमल के, तो कमल का होता है जलज, पंकज, सरोज, ये तो बिल्कुल सही है। पुष्प का कुसुम, ठीक है, फूल और सुमन, ये भी सही है। सरस्वती का शारदा, भारती और वीणा पाड़ी, ये भी सही है। सूर्य का दिवस, याम और वासा, समझ में आया, तो यही हमारा गलत है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन तो हमारा डी हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर हम बात करें कि सूर्य के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं, तो देखिए भानु होता है, भास्कर होता है, दिनकर, दिवाकर, विहंगम, दिनेश, प्रभाकर, रवि, अरुण, अंशुमाली, मार्तंड। ठीक है, ये सब किसके होते हैं, सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, और आपसे गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे सरसैया में कौन सा समास है। सरसैया में कौन सा समास है, तो सरसैया में हमारा तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा है, तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है। बताइए कामायनी में, साकेत में, चंद्रगुप्त में, ठीक है, या भारत भारती में। ठीक है साथियों, कामायनी है। ठीक है, कामायनी, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए कामायनी जो है ना, ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और ये क्या है, एक महाकाव्य है। ठीक है, तो कामायनी क्या है, एक महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कह रहा तद्भव से तत्सम बने
तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। मतलब एक तरफ आपका तद्भव होगा, एक तरफ तत्सम होगा। ठीक है, बताना है कौन सा जोड़ा सही है इसमें। हत्था, ठीक है, हता का हाथ, ठीक है, ये तो गलत है। रत्ता का रात, ये भी गलत है। पत्ता का पत्र, ये बिल्कुल सही है और आपसे सही ही पूछा था। ठीक है, देखिए सही शब्द युग्म तो कौन, पत्ता पत्र होता है। ठीक है, पत्र क्या है हमारा, पत्र हमारा तत्सम शब्द है और पत्ता क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, और नच्चा का नाच नहीं होगा। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द चुने। शूर्पणखा, ठीक है, कैसे लिखा जाता है शूर्पणखा, तो साथियों जो शूर्पणखा ऐसे लिखा जाता है, बड़ा सा होता है, उस पर बड़ा हो की मात्रा। ठीक है, व के बाद फिर ऐसे, फिर ड का, सुपर्णखा। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, ये नहीं होता है ऐसे सुपर्णखा। अब ऐसे कहाँ लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी में ही है, सुर्पणखा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। मतलब 3 तो सही है, 1 गलत है, आपको यही बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, घट, घड़ा, शरीर सही है। पानी, चमक, मान सम्मान, ये भी सही है। आदि, राजा, शिव, ये भी सही है। खेचर, पक्षी, खच्चर, यही गलत है हमारा। ठीक है, और आपसे क्या पूछा था, आपसे कौन सा युग्म सही नहीं है, गलत ही पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए खेचर के अगर अनेकार्थी शब्द की बात करें तो पक्षी, ठीक है, पक्षी होता है। देवता, ग्रह, ये सब किसके, खेचर के अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे खच्चर नहीं होगा, खेचर का पक्षी होगा, देवता होगा और ग्रह होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। देखिए हमने आपको जब संज्ञा पढ़ाया था तो बताया था हमने कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि संज्ञा जो हमारी होती है 5 तरह की होती है, इनके 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा है कि भाववाचक संज्ञा। अच्छा, भाववाचक संज्ञा बताइए कौन कौन सी, इसको क्या कर सकते हैं भाववाचक संज्ञा को, ये अदृश्य रूप में होती हैं। ठीक है, जो भाववाचक संज्ञा होती हैं साथियों, भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं, अदृश्य रूप में होती है ना। तो देखिए रसीला, ठीक है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये सब क्या है, अदृश्य रूप में। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग बताना है आपको। अच्छा, स्त्रीलिंग शब्द कैसे पहचानते हैं, देखिए जब भी हम आपको स्त्रीलिंग की पहचान के बारे में बताया तो हमने ये कहा था शब्द के आगे आप अच्छा या अच्छी लगा लीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रभाव, या तो शब्द के पीछे भी लगा सकते हैं या शब्द के पीछे भी लगा लीजिए, मतलब जैसे आप सुटेबल लगे। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर अच्छी, अगर लग के मतलब सही से जवाब इसका आ गया तो समझिए वो स्त्रीलिंग है, और अगर अच्छा से जवाब मिला अच्छे से तो पुल्लिंग हमारा है। कह रहा निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग पूछा है आपसे, स्त्रीलिंग कौन सा हमारा है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभाव, तो प्रभाव अच्छी है कि अच्छा है, तो प्रभाव अच्छा है। ठीक है, ये तो हमारा स्त्रीलिंग होगा नहीं, हमारा हो गया ये तो पुल्लिंग हो गया। अच्छा, भाषा क्या होती है साथियों, भाषा अच्छा है कि अच्छी है, तो भाषा अच्छी होती है ना, तो ये अच्छी होती है मतलब स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा, निर्माण कैसा है, अच्छा है। विवाह कैसा है, अच्छा है। ठीक है, तो ये सब हमारे पुल्लिंग है, बाकी भाषा क्या है, स्त्रीलिंग है। राइट, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। इस वाक्य का भेद बताना है कि संसार में हर तरफ के लोग होते हैं, संसार में हर तरह के लोग होते हैं। बताइए कौन सा है, संकेतवाचक है, ठीक है, संकेतवाचक वाक्य है या विधिवाचक है या विस्मयादि बोधक है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है, ये विधिवाचक वाक्य है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब विधिवाचक वाक्य होते क्या है, देखिए जिन वाक्यों में ये किसी क्रिया के करने या होने का बोध हो। ठीक है, जो मान लीजिए कोई वाक्य दिया है उसमें अगर क्रिया के करने या होने का बोध होता है ना, तो वहाँ पे विधानवाचक वाक्य होता है। राइट, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा वह आई हो, ठीक है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना में कौन सा काल है। बताइए इसमें कौन सा काल है, इसमें साथियों हमारा संभाव्य वर्तमान है। ठीक है, संभाव्य वर्तमान, संभावना की बात की जा रही है ना, कि वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना, ये संभावना की बात है। ठीक है, तो संभाव्य वर्तमान काल होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। बताइए सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, तो चौपाई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा ना। अच्छा, अगर हम बात करें चौपाई में, ठीक है, तो चौपाई में साथ ही 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी होती है, 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। कह रहा होनहार बीरवान के होते चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ बता दीजिए क्या होगा। तो होनहार बालक के जो गुण है ना साथियों, वो बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है
मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, कौन सा कारक है? बताइए कौन सा कारक है इसमें मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ? इसमें हमारा अधिकरण कारक है। कौन सा? अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण में क्या होता है ना, हमने जब देखिए जब आपको कारक पढ़ाया तो हमने बताया ना, कारक का दूसरा नाम परसर्ग भी होता है। और हमने आपको ये बताया कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से अलग। तो अधिकरण में क्या होता है ना कि अधिकरण में इसकी विभक्ति जो होती है में या पर होती है। क्या होती है? में या पर। अब देखिए मैं 3 मिनट में आया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया, राइट। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 250 रुपये में कौन सा विशेषण निहित है? 250 रुपये, ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा विशेषण है 250 रुपये में। इसमें साथियों हमारा कौन सा विशेषण है? क्या पूछा है? विशेषण ही पूछा है ना। कहाँ कौन सा विशेषण है इसमें? इसमें अपूर्ण संख्या बोधक है। कौन सा है? अपूर्ण संख्या बोधक, ठीक है। 250 रुपये कहाँ है? ठीक है, तो क्या अपूर्ण संख्या बोधक है। देखिए जिस वाक्य में संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या क्रम या गणना का बोध हो, वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। कह रहा लेख लिखा गया वाक्य की पहचान करें। बताइए कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसमें साथियों हमारा भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य, ठीक है। लेख लिखा गया तो कौन सा है? इसमें कर्मवाच्य साथियों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कर्मवाच्य होगा, ठीक है। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा ब्यास सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? ब्यास सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 4 लाख रुपए प्रदान की जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर हिंदी के जो प्रमुख पुरस्कार की राशि की बात करें तो देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ना, में 11 लाख वो वाग्देवी की प्रतिमा प्रदान की जाती है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है उसमें 11 लाख रुपए वो वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और भारत भारती सम्मान में 8 लाख रुपए की और सलाका सम्मान में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? ठीक है, तो आप जैसा सज्जन कौन होगा? ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित पद है जो हम है ये बताना है। ये क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो साथियों क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी हमने कितने भेद बताए आपको? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। इसके भी 3 भेद हमने बताए थे। तो ये कौन सा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे। अब साथियों हमारे गद्यांश वाले प्रश्न हैं। आइए गद्यांश को अच्छे से रीड करते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नों के जवाब देंगे। कह रहा है विपत्ति केवल डरपोक व्यक्ति को ही भयभीत करती है। कायर विपत्ति से डरकर अपने पांव मार्ग से पीछे खींच लेता है। जो कायर होता है ना, वो क्या करता है कि विपत्ति से डर के अपने पांव को पीछे खींच लेता है। लेकिन वीर पुरुष घबराते नहीं, वे अपना धैर्य और संयम बनाए रखते थे। वीर पुरुष कैसे होते हैं? घबराते नहीं हैं, वो अपना धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, ठीक। वे आने वाली विघ्न बाधाओं के सामने चट्टान की तरह अडिग रहते हैं। वीर पुरुष विकट परिस्थितियों में भी संकटों से संघर्ष करते हैं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। वे संकट पर विजय हासिल करते हैं। वीर पुरुष संकटों से कभी प्रभावित नहीं होते। वे संकटों में न तो कभी उफ करते हैं और न ही संकटों के सामने कभी झुकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है मंजिल की राह में आने वाले विघ्न बाधाओं को जड़ से समाप्त कर उन पर विजय पाने के लिए वे निरंतर प्रयत्न करते हैं। कौन? वीर पुरुष, ठीक है। और कायर पुरुष क्या करते हैं? पैर अपने पीछे खींच लेते हैं। अब देखिए इसी गद्यांश के हिसाब से हमसे क्वेश्चन पूछा गया और इस क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। कह रहा वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। इस वाक्य का काल पहचानिए। अब बताइए इसमें कौन सा काल है? ठीक है, इसमें कौन सा काल है? इसमें साथियों हमारा सामान्य वर्तमान काल है। कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अब वीर का बताइए क्या होगा? वीर का वीरांगना होगा, बलवती होगा, समाजी होगा या की होगा? तो सब गलत है, वीरांगना होगा। वीर का क्या होता है? वीरांगना, ठीक है। हमारी जो झांसी लक्ष्मी रानी बाई थी वो क्या थी? वो वीरांगना थी, ठीक है। तो पुरुष क्या है? वीर, और वही अगर स्त्री तो वीरांगना, ठीक है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि अडिग शब्द में निम्न में कौन सा प्रयुक्त किया गया है? अडिग शब्द में निम्न में कौन सा प्रयुक्त किया गया है? बताइए क्या उपसर्ग है, अव्यय है, प्रत्यय है या संज्ञा है? ठीक है, तो पहले अगर बात करें हम संज्ञा शब्द की, ठीक है, तो संज्ञा शब्द के बारे में आपको हमने बताया ही था, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और अव्यय क्या होते हैं? जो कभी व्यय ही ना होते हैं, ठीक है, जिन लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से कोई
परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है। और प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं साथियों? प्रत्यय और उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो जो क्या करते हैं कि जो उपसर्ग होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो शब्द मूल शब्द के आगे जुड़ता है, और जो प्रत्यय होता है मूल शब्द के पीछे जुड़ता है। ठीक है। तो पूछा आपसे कि अडिग में क्या है, अडिग मतलब क्या है, ये उपसर्ग है या प्रत्यय है या अव्यय है या संज्ञा है? तो अडिग हमारा क्या है? तो अडिग साथियों क्या, उपसर्ग है। ठीक है। अडिग में क्या, हमारा उपसर्ग होता है। ठीक है। अडिग तो इसमें उपसर्ग है, प्रत्यय तो है नहीं, अव्यय भी नहीं है, ठीक है, और संज्ञा भी नहीं है, तो ये हमारा क्या है, उपसर्ग है। ठीक है। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल का क्या, बेले होता है, बेलो होता है, बेला होता है, बेला होता है? तो बेल का साथियों बेले होता है। क्या होता है? बेले होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि मैं छुपाना जानता तो खाली स्थान मुझे खाली स्थान समझता। दिए गए वाक्य में जो वाक्य है इसमें सही विकल्प बताना है कौन सा इसमें आएगा। तो मैं छुपाना जानता तो, ठीक है, तो क्या होता, अगर मैं पहला ऑप्शन रख के देखूँ तो देखिए, लोग मुझे पशु समझता, ये तो कोई वाक्य ही नहीं बना, ये गलत हो जाएगा। बी को रख के देखिए, मैं छुपाना जानता तो मित्र मुझे धूर्त समझता। ठीक है, ये कह रहा है। अच्छा आगे देख लेते हैं। मैं छुपाना जानता तो नीच मुझे भिखारी समझता, ये भी बिल्कुल गलत है। मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, ये क्या है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। चलिए अब हमारे हिंदी क्वेश्चन खत्म हो गए।